ये टाइम 1920s का था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था और सभी लोग अपने अपने तरीके से इस युद्ध के मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूलैक और क्लॉडिया का जीवन अब काफी दुख दर्द भरा था, जहां वो बंकर्स में सोते और हर रोज पैदल ही आगे बढ़ते रहते। यहाँ क्लॉडिया अपने जैसे वैम्पायर्स को ढूंढना चाहती थी और उसे यकीन था कि यूरोप में तो उन्हें अपने जैसे और क्रीचर्स मिल ही जाएंगे। ड्यूलैक और क्लॉडिया आपस में अब कम बातचीत वगैरह करते थे। इनफैक्ट क्लॉडिया ड्यूलैक से काफी कोल्डली बिहेव करती थी क्योंकि वो नाराज थी कि एक तो ड्यूलैक ने लेस्टैट को पूरी तरह खत्म नहीं करा और वो अब भी उसे अपने दिल में रखे हुए है, जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। दोनों रात रात भर चलते रहते और किसी चेक पोस्ट पर पकड़े जाने पे अपनी नकली आईडी वगैरह दिखाते, लेकिन जब सोल्जर्स उन पे शक करने लगते तब दोनों उन सोल्जर्स का शिकार करके आगे बढ़ते। इस जर्नी के दौरान क्लॉडिया ने अलग अलग भाषा भी सीख ली थी, जिससे उन्हें लोकल्स के साथ कम्युनिकेशन करने में इजी होता। दोनों काफी मुश्किलों से गुजर रहे थे और ड्यूलैक को ज्यादा आशा तो नहीं थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन क्लॉडिया हार मानने वालों में से नहीं थी और ड्यूलैक भी उसका पूरा साथ दे रहा था। ड्यूलैक यहाँ ये भी जिक्र करता है कि वो अब घर लौटना चाहता है, लेकिन ही रियलाइजेस कि उसका घर तो लेस्टैट के मरते ही खत्म हो गया था। अब दोस्तों ड्यूलैक तो इतने गिल्ट में था कि उसे कभी कभी लेस्टैट दिखने भी लग जाता था। एक एनकाउंटर में लेस्टैट उससे बातें भी करता है और वो कहता है कि मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा और हाँ, मैं तुम्हें मार भी दूंगा। ड्यूलैक सेज कि तुम जिंदा होते तो अब तक मुझे मार चुके होते, लेकिन लेस्टैट कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे खुश होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब तुम अपनी लाइफ में वापस से खुश होगे तब मैं तुम्हें मारूंगा। अब दोस्तों यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ सिर्फ ड्यूलैक की इमेजिनेशन थी एंड दिस प्रूव्स कि वो बहुत गिल्ट में था और ये गिल्ट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पर समहाउ क्लॉडिया के खुशी के लिए वो अपने इन इमोशंस को छुपा के रखता था। एक सीन में ड्यूलैक कन्फेस करता है कि उसने अपनी लाइफ में शायद 7000 लोगों की हत्या की है, लेकिन सिर्फ लेस्टैट की मौत ही उससे मर्डर जैसी महसूस होती है और वो कहीं ना कहीं खुद को लेस्टैट का कातिल मानता है। खैर एक रात जब दोनों शहर में घूमते रहते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कॉफिन में मरे हुए डेड बॉडीज पे गोली चला रहे थे एंड इसे देखकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मरे हुए इंसान को वापस क्यों मारा जा रहा है। इस एरिया में सभी घरों के बाहर होली क्रॉस लटकाया हुआ मिलता है और बाइबल भी दिखती है, इंडिकेटिंग कि हो सकता है ये लोग किसी इविल एंटिटी को अपने घर से दूर रखने के लिए इतना सारा जुगाड़ कर रहे हैं। क्लॉडिया को फीलिंग आ जाती है कि जरूर यहाँ पे वैम्पायर्स मिलेंगे। खैर रास्ते में क्लॉडिया एंड ड्यूलैक को दो सोल्जर्स तंग करने लगते हैं और ऐसे में एमिलिया नाम की एक औरत आकर इन दोनों को अपने साथ एक शेल्टर होम ले जाती है। इनफैक्ट एमिलिया ड्यूलैक और क्लॉडिया को सोने की जगह भी देती है। उसी शेल्टर होम में उन्हें मॉर्गन नाम का एक अमेरिकन आदमी भी मिलता है जो कि एमिलिया को लाइक करता था। क्लॉडिया भी शेल्टर होम के बच्चों के साथ खेलने जाती है और यहाँ क्लॉडिया को बच्चे डेयर देते हैं कि वो रात को जंगल में घूम कर दिखाए। नाउ क्लॉडिया को ऑब्वियसली डर तो लगता नहीं था और इसीलिए वो इस डेयर के लिए मान जाती है और उसी सफर के दौरान वो एक अजीब क्रीचर को देखती है जो सोल्जर्स का खून पी रहा था। अब ये क्रीचर आइडियली तो वैम्पायर ही होना चाहिए, लेकिन वो काफी अगली और गंदा सा दिख रहा था। क्लॉडिया उसे बुलाकर कहती है कि देखो मैं भी तुम्हारी जैसी ही एक वैम्पायर हूँ, लेकिन वो क्रीचर क्लॉडिया को धक्का देकर वहां से चला जाता है। बट स्टिल क्लॉडिया अब उत्साहित हो चुकी थी और ऐसे में वो शेल्टर होम वापस आती है और ड्यूलैक को उस क्रीचर के बारे में बताती है। अब ड्यूलैक यहाँ क्लॉडिया की बात को ये कहकर टाल देता है कि वो कोई बबून होगा जो शिकार कर रहा होगा। अब आधी रात को इन दोनों को शेल्टर के डाइनिंग रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और दोनों भागकर देखने जाते हैं। हम देखते हैं कि एमिलिया को टेबल पर लिटाया हुआ था और उसके गर्दन से खून बह रहा था, इंडिकेटिंग कि ये किसी वैम्पायर का काम है। सोल्जर्स उसे मार देना चाहते थे क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें लग रहा था कि एमिलिया कोई इविल में कन्वर्ट न हो जाए। वहीं मॉर्गन उसे बचाने का पूरा प्रयास कर रहा था। मॉर्गन यहाँ ड्यूलैक से भी मदद मांगता है, लेकिन ड्यूलैक उसकी कोई मदद नहीं करता। इन द एंड सारे लोग मिलकर एमिलिया का सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे ड्यूलैक को क्लॉडिया की बातों पे यकीन हो गया था और दोनों जंगल में छुपकर उस क्रीचर का इंतजार करते हैं। ये क्रीचर आता भी है और ऐसे में दोनों उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक फीमेल वैम्पायर ना जाने कहां से आकर ड्यूलैक पे हमला करती है और वो क्रीचर भी ड्यूलैक पे झपटता है। क्लॉडिया ड्यूलैक को बचाने के लिए उस क्रीचर की आंखें नोच लेती है, जिससे वो औरत ड्यूलैक को छोड़ देती है। अब वो क्रीचर फीमेल वैम्पायर के सर में गोद रखे हुए था कि तभी वो फीमेल वैम्पायर उसे मार देती है। लेटर शी जस्टिफाइज कि तुमने उसकी आंखें निकाल ली थी तो अब वो शिकार कैसे करेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया। नाउ वी कैन से कि एट लास्ट ड्यूलैक एंड क्लॉडिया का इंतजार
किरदार खत्म हुआ था क्योंकि वो लोग एक ओल्ड वर्ल्ड वैम्पायर से मिल चुके थे और इसका नाम था डाशियाना। वो फीमेल वैम्पायर इन्हें अपने घर ले आती है जहां वो सोल्जर्स को वैम्पायर्स में तब्दील करने की कोशिश कर रही थी, ऑल्दो वो कोई खास सफल नहीं हुई थी। ड्यूलैक उसे एक्सप्लेन करता है कि वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ वो जिन लोगों को हंट कर रही है उन लोगों के खून में नेगेटिविटी, पेन एंड सैडनेस है और इस तरह का खून वार्मथ या न्यूट्रिशन वैम्पायर्स को नहीं दे पाता है जैसा आइडियली वैम्पायर्स को चाहिए। क्लॉडिया उनसे कहती है कि आप हमारे साथ अटलांटिक क्रॉस करके अमेरिका चलिए जहां वापस से स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। क्लॉडिया ये भी पूछती है कि आप जैसे और कितने ओल्ड वैम्पायर्स हैं और यहाँ डासियाना कहती है कि जिसको तुमने मार दिया वो मेरा लास्ट बेटा था और मेरा अब कोई नहीं बचा। क्लॉडिया यहाँ इस इनकाउंटर से खुश थी लेकिन एकदम से वो फीमेल वैम्पायर खुद को आग में जला देती है, इंडिकेटिंग कि वो अपने जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। क्लॉडिया इसे देखकर काफी सदमे में आ जाती है एंड देखा जाए तो उसका जो ड्रीम था वैम्पायर से मिलने का वो कहीं ना कहीं शैटर हो चुका था। लेकिन ड्यूलैक यहाँ क्लॉडिया को निराश नहीं होने देता और उसे प्रोत्साहित करता है। ये दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एक ट्रक में बैठकर पेरिस पहुंचते हैं। नाउ यहाँ से कहानी प्रेजेंट सीन में आती है जहां में दिखाया जाता है कि अरमांड और ड्यूलैक साथ में इंटरव्यू देने का डिसाइड करते हैं और इसके पीछे उनका ये एजेंडा था कि वो मोलॉय की ओवर स्मार्टनेस को रोक सके क्योंकि मोलॉय अपनी बातों के जाल में ड्यूलैक को फंसा रहा था ताकि वो ड्यूलैक से सारी बातें जान सके और इसी पॉइंट पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम क्लॉडिया और ड्यूलैक को देख पाते हैं जो कि पेरिस पहुंच गए हैं। पेरिस के अंदर ड्यूलैक काफी खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ उसके साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्लॉडिया अब निराश रहने लगी थी। वो बस इसीलिए पेरिस रह रही थी क्योंकि ड्यूलैक इससे खुश था और वो ड्यूलैक की खुशी में बाधा नहीं बनना चाहती थी। ड्यूलैक अब यहाँ एक फोटोग्राफर बन गया था, लेकिन इन दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे 2 लोग छुप कर उन पे नजर रखे हुए थे। अब ये 2 लोग कौन है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पे दोनों वैम्पायर्स इंटरव्यू देते हुए मोलॉय के माइंड को भी पढ़ लेते हैं और वो 1985 पेरिस में हुए एक किस्से को दोहराते हैं जो मोलॉय के लवर एलिस के बारे में थी। उस वक्त मोलॉय ने एलिस को प्रपोज करा था लेकिन वो रिजेक्ट कर दी एंड वो तो तब प्रेग्नेंट भी थी। मोलॉय से परेशान हो जाते हैं बट समहाउ आर्मंड एंड ड्यूलैक को मोलॉय का दुखता नस मिल चुका था व्हिच वाज एलिस। हाउएवर वो अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी वापस पेरिस में आती है जहां क्लॉडिया पेरिस के सड़कों पे घूम रही होती है और वो एक दुकान से अपने लिए एक सिल्क ड्रेस लेती है। वहां की मालकिन थोड़ी रूड होती है लेकिन क्लॉडिया किसी तरह ड्रेस को खरीद लेती है। वहीं ड्यूलैक पेरिस में एक पार्क में घूम रहा होता है जो कि पर्टिकुलरली होमोसेक्सुअल लोगों के लिए था। वहां ड्यूलैक की मुलाकात अरमांड से होती है जो स्पेशली ड्यूलैक से ही मिलने आया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति अरमांड ही था जो कि ड्यूलैक पे नजर रखे हुए था। अरमांड ज्यादा कुछ नहीं कहता और वो ड्यूलैक और क्लॉडिया को अपने थिएटर पे इनवाइट करता है जिसका नाम था थिएटर डेस वैम्पायर। अब ड्यूलैक खुश होकर घर जाता है और वो क्लॉडिया से ये बात शेयर करता है कि हमें हमारे जैसे लोग मिल चुके हैं। ऐसे में क्लॉडिया अपना न्यू ड्रेस पहन के ड्यूलैक के साथ थिएटर पे जाती है। ये थिएटर अनकन्वेंशनल और शहर में काफी फेमस भी था। अब अनकन्वेंशनल इसलिए क्योंकि यहाँ का पूरा शो वैम्पायर्स ही चलाते थे, जैसे कि एक्टिंग टू लाइट, स्क्रीन पे सब कुछ वैम्पायर का एक ग्रुप करता था कॉल्ड कोवेन। अरमांड इनका डायरेक्टर कम लीडर था और इनका मेन आर्टिस्ट था वैम्पायर सैंटियागो। पेरिस के सभी लोग यहाँ प्लेस देखने आते थे लेकिन उनको भनक भी नहीं लगती थी कि यहाँ के लोग सच में वैम्पायर्स थे। और तो और ये लोग प्ले भी वैम्पायर्स वाला ही चुनते थे जिसके लिए वो रियल आदमी को उठा लेते थे। वो लड़के और लड़कियों को स्टेज पे छोड़ देते थे इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और वो सभी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करता कि ये लोग सच में वैम्पायर्स थे। लेकिन क्योंकि ये एक ड्रामा कंपनी थी तो लोगों को लगता था कि ये तो नाटक ही कर रहे हैं। लोग उस विक्टिम की बातों पर भरोसा नहीं करते और सैंटियागो सबके सामने उसका हंट करता। लोग खूब खुश होकर तालियां बजाते और उनको स्लाइटेस्ट शक भी नहीं होता कि ये सब तो सच में हो रहा है। और दोस्तों सच में सैंटियागो की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और वो अपने काम में माहिर था। खैर पहला शो देखकर क्लॉडिया वाज हाईली इंप्रेस्ड एंड देन वो और ड्यूलैक दोनों बैक स्टेज जाते हैं टू मीट एवरीवन। बैक स्टेज पे पूरा कोवेन उन्हें वार्मली वेलकम करता है और वो लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। सैंटियागो इनसे पूछता है कि आपका मेकर कौन है, तो क्लॉडिया बात संभालने के लिए झूठ कह देती है कि हमारे मेकर का नाम ब्रूस है और वो कोपेनहेगन से था। हम तो उसे शिकागो में मिले थे और हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते एज उसने खुद को आग में जलाकर मार लिया था। अब हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल झूठ बात है क्योंकि इन दोनों का मेकर लेस्टैट था जिसको इन्होंने ही मारा है। खैर तभी अचानक क्लॉडिया दीवार पे टंगी एक पोर्ट्रेट को देखती है और पूछती है कि ये आदमी कौन है। अरमांड उसे बताता है कि ये हमारे थिएटर के को फाउंडर की तस्वीर है जिनका नाम है लेस्टैट डी लायन काउंट। जी हाँ दोस्तों, ये थिएटर पहले लेस्टैट ही चलाता था और दोनों ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मोलॉय ड्यूलैक से पूछता है कि तुम्हें पता नहीं था कि ये होने वाला है, और इसका मतलब ये है कि अरमांड लेस्टैट को तुमसे भी पहले जानता था। इस पे अरमांड
अरमांड अग्री करता है और वो एक्सेप्ट करता है कि वो बहुत टाइम पहले से लेस्टैट के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी था, लेकिन अरमांड के हिसाब से वो कोई सीरियस बात नहीं थी और इस पॉइंट पे कहानी में लिटरली कुछ भी हो रहा है। खैर कहानी वापस क्लॉडिया और ड्यूलैक पे आती है, जहां वो दोनों घर वापस आकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जहां क्लॉडिया इंश्योर्स कि हमें चुप रहना है और किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए। क्लॉडिया यहाँ इस इंसिडेंट के बाद वहां प्रेजेंट सभी लोगों के माइंड को भी रीड की थी और किसी को इन पे शक तो नहीं हुआ था। वहीं ड्यूलैक की बात की जाए तो वो तो अब चाहता भी नहीं था कि वो कोवेन में किसी से भी मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस वाज डेंजरस। अगर उन्हें पता चल जाता कि लेस्टैट को ड्यूलैक मारा है तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे। पर दोस्तों क्लॉडिया को अब मजा आने लगा था और वो अब रोज थिएटर में प्ले देखने जाना चाहती थी एंड क्लॉडिया तो किसी और की सुनेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स इन्हें थिएटर जाना ही पड़ रहा था। आगे ड्यूलैक को लेस्टैट का रखा हुआ एक खत भी मिलता है जो काफी इमोशनल था और इस सीन को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता एज इट वाज मोर ऑफ ए ड्रामा। खैर आगे एक रात कोवेन ड्यूलैक और क्लॉडिया को हंट के लिए इनवाइट करता है, जहां सारे लोग मिलकर बाइक में बैठ के हंट करने निकलते हैं। वो लोग एक मैंशन में घुस के तबाही मचा देते हैं और क्लॉडिया तो इससे काफी खुश थी। ड्यूलैक और अरमांड मैंशन के बाहर ही बातें करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अरमांड ड्यूलैक को काफी चाहता है, लेकिन ही ऑल्सो सेज कि तुम्हें अपने थॉट्स को ब्लॉक करना नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम लेस्टैट लायन काउंट का नाम सुने थे तो आई कुड सेंस कि तुम्हारे माइंड में कुछ हलचल हुई थी। अरमांड कहता है कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और लेस्टैट के बीच क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे सच सुनने की आशा करता हूँ। और हाँ एक और बात कि कोवेन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि लेस्टैट का नाम सुनते ही तुम अपने थॉट्स को ब्लॉक करना सीखो और मैं तुम्हें इस काम में मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ड्यूलैक मोलॉय से कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो एलिस ने क्यों तुम्हें रिजेक्ट करा। मोलॉय हाँ कहता है और ड्यूलैक कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो तुम्हें याद करती है तो। इससे इंटरव्यूअर थोड़ा दुखी हो जाता है, इंडिकेटिंग कि ये दोनों अब मोलॉय को मैनिपुलेट करेंगे और यहीं पे 9th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हम मोलॉय को एक रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लिखते हुए पाते हैं। He was trying to concentrate on it कि तभी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी उससे कुछ कहने लगता है। वो आदमी पूछता है कि क्या आप डैनियल मोलॉय हो, अगर हाँ तो मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी है। वो ये भी कहता है कि तुम्हारा लैपटॉप अब उनके कंट्रोल में है और बुरी बात यह है कि अब वो 2 लोग हैं। देन ये बंदा कहता है कि मैं एक फर्म से हूँ जिसके बारे में उन दोनों ने तुमसे अब भी जिक्र नहीं किया है। लास्ट मंथ तुम उन जैसे 900 को ट्रैक कर रहे थे ना, लेकिन हमने इस महीने 1600 को ट्रैक करा है। अब वो आदमी ऐसे ही और भी अजीब अजीब बातें करने लगता है और आगे वो आदमी ये भी कहता है कि तुम अकेले नहीं हो इस मिशन पे, तुम जैसे और 4 लोग थे जो शायद अब तक जिंदा भी नहीं हैं। वो व्यक्ति अपना नाम रैगलम जेम्स बताता है और वो कुछ कंप्यूटर फाइल्स की भी बातें करता है। अब मोलॉय इस आदमी से काफी परेशान हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है, लेकिन हम व्यूअर्स के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ये आदमी कौन था जिसे मोलॉय के राज के बारे में पता है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में आगे जरूर पता चलेगा। खैर इसके बाद मोलॉय ड्यूलैक के अपार्टमेंट में लौटता है और उसकी अरमांड से बहस हो जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंतित वो इस बात से था कि क्या उसका लैपटॉप सच में हैक्ड है। वो बार बार अपने लैपटॉप में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे पता चल सके कि क्या उसका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं। खैर तो इसके बाद आर्मंड अपने लेस्टैट से मिलने की कहानी सुनाता है। इट वाज द ईयर 1556। तब आर्मंड और उसका वैम्पायर ग्रुप यानी कि कवेन आम लोगों से छुप कर रहते थे। वो लोग खुद को सैटन के डिवोटी मानते थे और उनकी लाइफ काफी दुखदाई और कष्टों से भरी थी। वो लोग कुछ लॉज भी फॉलो किया करते थे जिसके वॉयलेट होने पे उन्हें सजा मिलती थी। उन्हीं लॉज में 4th लॉ था कि कोई भी वैम्पायर किसी इंसान के सामने अपना वैम्पायर नेचर शो नहीं कर सकता था। लेकिन आर्मंड ने लेस्टैट के बारे में सुना था जो खुलेआम लोगों को अपनी शक्ल दिखाता था थ्रू हिज एक्टिंग इन द थिएटर्स डेस वैम्पायर। ऐसे में आर्मंड एक दिन लेस्टैट से मिलने भी जाता है एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू लेस्टैट। ऐसे में वो सोचता है कि उसको लेस्टैट को अपने कब्जे में लाना ही पड़ेगा। फिर वो लेस्टैट को थ्रू माइंड कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं मैग्नस से ज्यादा ध्यान रखूंगा तुम्हारा। ये सब कहकर वो भी उसे वैसे ही मैनिपुलेट करता है जैसे लेस्टैट ने कभी ड्यूलैक को किया था। बट लेस्टैट इतना ओबीडिएंट तो था नहीं ना, सो ही रिजेक्ट्स। कुछ दिन तक आर्मांड लेस्टैट का पीछा करता है एंड डिस्कवर्स कि लेस्टैट निकी नाम के इंसान से प्यार करता था। लेस्टैट के बेपरवाह जीवन से आर्मांड के ग्रुप वाले वैम्पायर्स भी काफी इंप्रेस थे क्योंकि लेस्टैट की लाइफ काफी शानदार थी। तो एक शाम आर्मांड लेस्टैट से मिलता है और उससे फाइट करके निकी को अपने डेरे में ले जाता है। आर्मांड बहुत पावरफुल वैम्पायर था एंड ही हैड मोर पावर्स देन लेस्टैट। लेस्टैट निकी को वापस लाने के लिए आर्मांड के डेरे में जाता है और वो कवन के मेंबर्स से कहता है कि गॉड एंड सेटन दोनों ही इंसान के अंदर होता है, तो उन्हें अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इन सुपरफिशियल रूल्स को मेंटेन करने के चक्कर में। दे कैन लिव फ्रीली एंड द वे दे वांट टू, जस्ट लाइक लेस्टैट। ये सुनकर आर्मांड के कवन के सारे लोग लेस्टैट की बात मानते हैं और पूरे शहर में हैवॉक मचा देते हैं। ऑफ कोर्स इससे काफी सारा डैमेज होता है, इनफैक्ट कई वैम्पायर्स की तो जान भी चली जाती है। तो अब लेस्टैट आर्मांड के पास आता है ताकि वो और भी नॉलेज गेन कर सके, जैसे हवा से आग बनाना, देन
टाइम को बेंड करना एंड और भी बहुत कुछ। लेस्टैट अब अरमांड के साथ ही हैंग आउट करने लगा था और उसने अपने लवर निकी को भी डिच कर दिया था। और ये जो प्लेज के दौरान शिकार करने की टेक्निक है ना, ये भी लेस्टैट के ही दिमाग की उपज थी। लेस्टैट कुछ टाइम तक अरमांड के साथ रोमांटिकली भी इन्वॉल्व रहा, बट लेटर वो थिएटर कविन एज वेल एज अरमांड को छोड़ के चला गया। एंड आफ्टर दैट हार्ट ब्रेक 150 साल बाद अरमांड को ड्यूलैक मिला, जिससे अब वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब हम आते हैं क्लॉडिया एंड ड्यूलैक के पेरिस की कहानी में, जहां क्लॉडिया भी कविन में शामिल हो गई थी एंड शी ऑल्सो वांटेड टू एक्ट ऑन स्टेज। लेकिन इससे पहले कविन के लोग उसे मैनुअल काम करना सिखा रहे थे एंड शी वाज बॉन्डिंग विद एवरीवन। एक रोज वो डिस्कवर करती है कि अगर कोई वैम्पायर कविन के 5 रूल्स को नहीं मानता है तो बाकी वैम्पायर्स मिलके उसे इलेक्ट्रिक बरियल्स में जला देते हैं एज पनिशमेंट। उसी दौरान एक शाम ड्यूलैक और अरमांड शाम की वॉक पे निकलते हैं और अरमांड ड्यूलैक से अपनी दिल की बात इजहार करता है। मतलब वो ड्यूलैक से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ड्यूलैक भी थोड़ा खुश होता है, लेकिन साथ ही उसे लेस्टैट के विजन्स भी आते हैं डिपिक्टिंग कि ही स्टिल थिंक्स अबाउट हिम। ड्यूलैक ये भी कहता है कि मुझे कविन ज्वाइन नहीं करना क्योंकि मैं पेरिस में अपनी आइडेंटिटी ढूंढने आया हूँ और मुझे थिएटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब प्रेजेंट में मोलॉय को किसी आरजे नाम के आदमी का टेक्स्ट आता है और मोलॉय किसी तरह इस टेक्स्ट को दोनों वैम्पायर से छिपाता है। देन यहाँ कुछ फाइल्स भी ओपन हो जाते हैं एंड ये सब क्या हो रहा है ये तो हमारे लिए भी सीक्रेट ही था जो कि आगे खुलेगा। खैर यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम ड्यूलैक और अरमांड को एक बार के अंदर बहस करते पाते हैं। ये बहस थी अबाउट इविल एंड हाउ टू मेजर इट। और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान ड्यूलैक अरमांड से अपना पास्ट शेयर करता है, यानी कि वो सब बताता है कि कैसे वो लेस्टैट के साथ रिलेशनशिप में था और कैसे उसने लेस्टैट को मार दिया। अरमांड कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही सब पता था और मैं तो सिर्फ तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रहा था। ये सीन काफी टेंस्ड हो जाता है और ड्यूलैक वहां से उठ के घर जाने लगता है और रास्ते में ही अगेन इनकाउंटर्स लेस्टैट। आई मीन ड्यूलैक अब बहुत ज्यादा हेलुसिनेट करने लग गया था और वो लेस्टैट समझ के किसी और आदमी को पार्क में मार डालता है। अब उस रात ड्यूलैक और क्लॉडिया भी लेस्टैट के बारे में बात करते हैं एंड देन क्लॉडिया ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक वो कविन ज्वाइन कर रही है एंड देन ड्यूलैक को वहां प्रेजेंट रहने कहती है। ड्यूलैक भी प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं प्रेजेंट रहूंगा, जिसके बाद दोनों सोने जाते हैं। नाउ प्रेजेंट टाइम में मोलॉय के पास एक न्यूज आर्टिकल आता है रिलेटेड टू अ फायर इन थिएटर डेस वैम्पायर्स एंड ही रीड्स इट। लेकिन ये आग कैसे लगी थी ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। नाउ बैक टू ड्यूलैक एंड क्लॉडिया स्टोरी, जहां सैंटियागो अरमांड से कहता है कि पुलिस को एक म्यूटिलेटेड बॉडी मिली थी पार्क में एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि ये काम ड्यूलैक का था एंड इट इज अगेंस्ट द रूल्स, क्योंकि इससे सारे वैम्पायर्स खतरे में आ सकते हैं। तो हाँ अब ड्यूलैक को सजा तो मिलनी चाहिए ना। इस पे अरमांड कहता है कि चलो पहले परफॉर्मेंस खत्म किया जाए और सेरेमनी के बाद मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए एज अ लीडर। ये सब थ्रू माइंड चल रहा था बिटवीन सैंटियागो एंड अरमांड। तो परफॉर्मेंस के बाद क्लॉडिया को कविन में शामिल कर लिया जाता है, जहां हम वैम्पायर के 5 लॉज को सुनते हैं। यहाँ अरमांड ड्यूलैक को लेकर ग्राउंड टनल्स होते हुए चलते रहता है और अरमांड ड्यूलैक को कन्फ्रंट करता है एंड ही सेज कि तुमने एक बॉडी पार्क में छोड़ दिया था एंड तुमने सबके सामने हमें एक्सपोज कर दिया है। तुम्हारा ये केयरलेसनेस हमारे लिए खतरा हो सकता है और तुम्हें पता है 5th रूल क्या है? वो ये कि कोई भी वैम्पायर कविन मास्टर के अनुमति के बिना किसी और वैम्पायर को नहीं मार सकता। देखा जाए तो इस रूल को ड्यूलैक एंड क्लॉडिया दोनों ने ब्रेक करा था। अब ड्यूलैक रोते हुए अरमांड से कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन तुम क्लॉडिया का ख्याल रखना। बट टू अ सरप्राइज अरमांड उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है क्योंकि वो तो ड्यूलैक से बहुत प्यार करता था। एंड मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रूल था कि कविन लीडर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है। तो हाँ अरमांड ये डिसीजन ले सकता था। सो वी कैन से कि ड्यूलैक बच गया और उस रात दोनों इंटीमेट भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लॉडिया को एक ड्रेस गिफ्ट किया जाता है टू प्ले द रोल ऑफ लिटिल बर्ड इन देयर न्यू ड्रामा। क्लॉडिया काफी खुश थी क्योंकि वो कविन ज्वाइन कर रही थी, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि उसको एक बच्ची का रोल दिया गया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ 11th एपिसोड, जो कि इस वीडियो की फाइनल एपिसोड है, और यहाँ हम शुरुआत में क्लॉडिया को अपना पहला परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं जो कि काफी हिट हो जाती है। मतलब क्लॉडिया काफी अच्छी एक्टिंग करी थी और सब लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। इस प्ले में उसका कैरेक्टर बेबी लू का था जिसे पूरा पेरिस पसंद करता है। तो इसके बाद क्लॉडिया बार बार ये परफॉर्मेंस करने लगती है और ऑल्दो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम परफॉर्मेंस देके अब बोर होने लग गई थी। ऐसे में एक दिन अरमांड उसे डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आज तुम्हारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी। इस पर क्लॉडिया कहती है कि मैं एक फियर्स वैम्पायर हूं जो एक बच्चे की बॉडी में ट्रैप्ड है और मैं यहाँ बच्चों वाली एक्टिंग कर रही हूँ, स्माइल करना, खुश रहना, गाना गाना, और ये सब अब मुझसे नहीं हो रहा, इसलिए इससे बेहतर होगा कि आप मुझे बैक स्टेज का काम दे दो। इसके रिप्लाई में अरमांड गुस्सा हो जाता है और पनिशमेंट के तौर पे ये ऑर्डर किया जाता है कि तुम अब ऑफ स्टेज भी बेबी लू का कॉस्ट्यूम नहीं चेंज करोगी। मतलब जब तक क्लॉडिया के अंदर अपने एक्टिंग का पैशन वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसी कॉस्ट्यूम में रहेगी। अब सैंटियागो को इससे आपत्ति थी और वो अरमांड से पूछता है कि तुम सिर्फ क्लॉडिया को ही सजा क्यों देते हो? मतलब गलतियां तो ड्यूलैक भी करता है, लेकिन सजा सिर्फ इस बच्ची को ही क्यों
क्यों दिया जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अरमांड के कोवेन के जो मोस्ट ऑफ द वैम्पायर्स थे उन्हें ड्यूलैक के कोवेन में ज्वाइन करने से दिक्कत थी। इनफैक्ट वो लोग जेलस थे कि अरमांड कैसे ऐसे आदमी को, मतलब ड्यूलैक जैसे आदमी को इतना सर पे चढ़ा के रखा है। अरमांड यहाँ कुछ तो रिप्लाई देने लग जाता है कि ड्यूलैक प्रॉपर प्रिकॉशन लेता है, लेकिन सैंटियागो फाइनली मेन क्वेश्चन पूछ ही लेता है, व्हिच वाज कि क्या तुम दोनों पार्टनर्स हो, और इसके जवाब में अरमांड यस कहता है और ड्यूलैक उसी समय नो कहता है। फिर हम अगले सीन में ये समझ पाते हैं कि ड्यूलैक अरमांड से प्यार तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेस्टैट की मेमोरीज की वजह से रिलेशनशिप को फुल फ्लेजेडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। स्टिल अरमांड उसके साथ रहने का वादा करता है, शोइंग हाउ मच ही लव्स ड्यूलैक। अब प्रेजेंट में मोलॉय इन दोनों वैम्पायर से थिएटर में लगी आग के बारे में पूछता है। इस पे अरमांड क्रॉस क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता कि थिएटर में आग लगी थी, क्योंकि आर्काइव में तो ये जानकारी थी नहीं। इस पे मोलॉय झूठ बोल देता है कि मेरे एक सहकारी ने मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी। तभी मोलॉय कुछ कंफ्यूज सा हो जाता है और हम गेस कर पाते हैं कि अरमांड उसके मेमोरीज में घुसकर उसके पास्ट को देख पा रहा था, लेकिन सून इंटरव्यू शुरू हो जाती है। तो अगेन पास्ट में हम क्लॉडिया को फर्नेस रूम में अपने डायरी में कुछ लिखते हुए देखते हैं जो कि उसकी हॉबी थी, लेकिन ऐसा करते हुए सैंटियागो उसे पकड़ लेता है। वो बताता है कि वैम्पायर्स का थर्ड रूल है कि कोई भी वैम्पायर उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं लिखेगा। इस पे क्लॉडिया कहती है कि ये तो बस उसकी हॉबी है, लेकिन सैंटियागो बताता है कि अरमांड रूल्स का बहुत पक्का है और उसने एक बार एक वैम्पायर को जला दिया था जस्ट बिकॉज उसने उसकी मर्जी के बिना किसी मॉर्टल को वैम्पायर बनाया था। ये सुनते क्लॉडिया अपने डायरी को फेंक देती है और सैंटियागो कहता है कि कोई बात नहीं, ये हमारे बीच का सीक्रेट रहेगा। खैर तो आगे क्लॉडिया सड़कों पे घूम घूम कर थिएटर के एडवर्टाइजमेंट को बांटती थी और वो उस लेडी से भी मिलती है जिससे उसने एक सिल्क ड्रेस खरीदी थी। उसे अपना प्ले देखने इनवाइट भी करती है और उसी रात पूरा कोवेन एंड ड्यूलैक मिलकर डिनर करने जाते हैं। तो वहां सैंटियागो ड्यूलैक से बहस करते हुए ये पता लगा लेता है कि वो शिकागो से नहीं बल्कि न्यू ऑरलिन्स से है। ड्यूलैक बहुत गुस्सा हो जाता है एंड ऑलमोस्ट दोनों में हाथापाई हो जाती है। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि सैंटियागो और ड्यूलैक की अब बिल्कुल भी नहीं बन रही। नाउ वी टॉक अबाउट ड्यूलैक, वो अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहता था, लेकिन उसे पब्लिशिंग हाउस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मोलॉय भी उसके पिक्चर्स को देखता है, लेकिन टू ड्यूलैक सरप्राइज उसके खींची हुई फोटोज की जगह कई और फेमस आर्टिस्ट के फोटोग्राफ्स थे। अब मोलॉय कुछ सोचता है इससे पहले अरमांड उसके मेमोरीज में घुस जाता है और हम एक लड़की की झलकियां देख पाते हैं who was wrapped in plastic and probably she was dead। शायद ये इंडिकेशन था कि मोलॉय के पास्ट में भी कुछ खतरनाक तो जरूर हुआ था। खैर अब अरमांड एंड ड्यूलैक पेरिस के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां अरमांड उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरा मेकर एक महान आर्टिस्ट था नेम्ड मॉरियस डी रोमानस। वो एक पेंटिंग के माध्यम से अपनी कहानी बताता है कि उसका नाम अरुण था और उसको 15 साल की उम्र में एक ब्रॉथल से रेस्क्यू किया गया था। उसके पेरेंट्स इतने क्रूर थे कि उन्होंने अरुण को दिल्ली के एक मर्चेंट बोट में बेच दिया था एज स्लेव। तब उसी बोट से उसके मेकर ने उसे बचाया और उसका न्यू नाम रख दिया अमेडियो। उसका मेकर एक अच्छा आदमी था एंड इवन आफ्टर बीइंग ए वैम्पायर वो अरमांड को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता था। अरमांड उसे पूरी तरह से सर्व करता था, लेकिन अचानक उसे एक बीमारी हो गई और उसके मास्टर ने शायद उसे सेव करने के लिए उसे वैम्पायर में तब्दील किया। फिर रोम के कोवेन ने उसका नाम अरमांड रखा और उसके बाद रोम के कोवेन ने उसके मेकर के स्टूडियो में आग लगा दी और उसके मास्टर को भी जला दिया। इसके बाद उन्हीं लोगों ने उसे पेरिस भेज दिया टू रूल ओवर द कोवेन जो मैग्नस का हुआ करता था। और दोस्तों आपको याद है ना कि मैग्नस लेस्टैट का मेकर था। तो ऐसे हुई पूरी साइकिल कंप्लीट। अब आपको सारी हिस्ट्री पता चल गई होगी। खैर तो इसके बाद हम क्लॉडिया को उस लेडी की दुकान में देखते हैं जहां वो एक न्यू ड्रेस ट्राई कर रही थी और अब वो लेडी क्लॉडिया की दोस्त भी बन गई थी। दोनों अपना दुख बांटते हैं, हालांकि क्लॉडिया ये तो नहीं बता सकती थी कि शी इज अ वैम्पायर। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के लिए सिंपैथाइज जरूर करते हैं। तभी अरमांड आकर क्लॉडिया को वहां से ले जाता है और वो क्लॉडिया को डांटता है एंड कहता है कि तुम दोस्ती वगैरह मत रखो उससे। लेकिन क्लॉडिया गुस्से में कहती है कि तुम्हें भी पता है कोवेन के लोग अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, तभी तुम खुद भी ड्यूलैक के पास जाते हो, लेकिन तुम हमें बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हो। इस पर अरमांड कहता है कि तुमने अपने मेकर के साथ जो किया था उससे तो बेटर ही मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। ये सुन के क्लॉडिया शॉक्ड हो जाती है क्योंकि देखा जाए तो अरमांड को सब पता था और सैंटियागो भी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसे अरमांड पकड़ लेता है एंड पब्लिकली थ्रेटन करता है। अब घर आकर क्लॉडिया ड्यूलैक से झगड़ती है सेइंग कि तुम्ही ने उसे सब कुछ बताया होगा और तुम बार बार मुझसे ऊपर दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो। इस झगड़े के बाद ड्यूलैक वॉक करने बाहर निकल जाता है और अपने साथ वो लेस्टैट की भी यादों को ले जाता है। वो तो हमेशा लेस्टैट को साथ ही देखता था ना, तो वो डिसाइड करता है कि आज इस रात के बाद वो लेस्टैट की यादों से मूव ऑन करेगा और अपना लाइफ अरमांड के साथ ही बिताएगा। उसने पार्क में अरमांड को भी बुलाया था और उससे कोवेन के बारे में बात करता है और हमें पता चलता है कि सैंटियागो अरमांड से जेलस था और वो अब कोवेन का लीडर बनना चाहता था। लेकिन अरमांड को किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ ड्यूलैक से मतलब था, क्योंकि वो ट्रूली ड्यूलैक से बेहद प्यार करता था। और ड्यूलैक को ऑप्शन भी देता है कि तुम पेरिस छोड़ के सबसे दूर जा सकते हो, लेकिन ड्यूलैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और पेरिस में ही रहूंगा। ड्यूलैक सजेस्ट करता है कि सैंटियागो को कोवेन लीडर बना दो और उसे फेल होते हुए देखो,
या तुम एटलीस्ट उसके इनकॉम्पिटेंसी को सबके सामने ले आओ। यहाँ अरमांड वाज वेरी क्लियर कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा ड्यूलैक ही चाहिए था और इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ड्यूलैक घर से निकला था पार्क की तरफ, तब सैंटियागो उसके फ्लैट में घुस गया था ताकि वो ड्यूलैक के पास्ट के बारे में सर्च कर सके और उसके हाथ लग जाती है क्लॉडिया की वो सारी डायरीज जिसमें लेस्टैट के बारे में सब कुछ लिखा था। डायरी हाथ लगने पे सैंटियागो खुश हो जाता है और वहां से निकल जाता है और हम ये समझ पाते हैं कि सैंटियागो अब अरमांड को कवन लीडर के पोजीशन से तो हटाएगा ही, साथ ही वो ड्यूलैक के साथ भी कुछ बुरा करेगा। अब यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मोलॉय रोम कवन के बारे में सर्च करते हैं, लेकिन उसी वक्त उन्हें फिर से फ्लैशबैक्स आते हैं। यहाँ हम 1973 के इंटरव्यू की भी कुछ झलक देख पाते हैं और मोलॉय कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे अपने लैपटॉप में अपने नेम से भी एक फोल्डर मिलता है जहां कुछ फोटोग्राफ्स थी। देन वहां कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स भी थी, लेकिन हम व्यूअर्स इसका मतलब कुछ ज्यादा समझ नहीं पाते। तो दोस्तों ड्रैकुला सीरीज की पहली एपिसोड का नाम द रूल्स ऑफ द बीस्ट है और इस एपिसोड की शुरुआत 1897 में होती है, जहां हम व्यूअर्स एक अजीब से इंसान को हंगरी के कॉन्वेंट में देख पाते हैं। इस इंसान का नाम जोनाथन हार्कर था और उसकी हालत बहुत ही अजीब थी, मानो उसका शरीर सड़ रहा हो। हार्कर को क्वेश्चंस करने दो सिस्टर्स आती हैं, जिनमें से एक प्रमुख थी और उनका नाम सिस्टर अगाथा था। सिस्टर अगाथा हार्कर से ट्रांसल्वेनिया के बारे में क्वेश्चंस पूछती है, क्योंकि इस कॉन्वेंट में आने से पहले हार्कर ट्रांसल्वेनिया में काउंट ड्रैकुला से मिलने गया था। इस सीन में हमें पता चलता है कि हार्कर इस कॉन्वेंट में तकरीबन 1 महीने से रह रहा है और इस दौरान उसने ड्रैकुला पे एक बुक भी लिखी है। हार्कर के शरीर पे मक्खी लग रहे थे और एक सीन में तो ये मक्खी उसकी आंखों के अंदर भी चले जाते हैं। खैर, सिस्टर अगाथा हार्कर से पूछती है कि आखिर वो ड्रैकुला के महल से बचकर कैसे निकला और यहाँ से हार्कर अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो कुछ महीनों पहले हार्कर लंदन से ट्रांसल्वेनिया ट्रैवल किया था और उस वक्त वो काफ़ी हैंडसम दिखता था। हार्कर यहाँ काउंट ड्रैकुला से मिलने आया था क्योंकि ड्रैकुला ने लंदन में कई कासल्स वगैरह खरीद रखा था और इन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हार्कर को ड्रैकुला के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। हार्कर ट्रांसल्वेनियन कासल के मुख्य द्वार पे पहुंचता है और वहां का दरवाजा अपने आप ही खुलता है। दरवाजे पे कई चमगादड़ थे और कासल के अंदर पहले से ही फूड और वाइन रखी हुई थी। यहाँ हार्कर की मुलाकात ड्रैकुला से होती है, जो कि काफ़ी बूढ़ा था और उसकी इंग्लिश एक्सेंट भी अजीब सी थी, लाइक आई डू नॉट ड्रिंक वाइन। हार्कर ड्रैकुला से काम की बातें करके अगली सुबह निकलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ड्रैकुला हार्कर को यहाँ 1 महीने रुकने को बोलता है ताकि वो हार्कर से प्रॉपर इंग्लिश और ब्रिटिश कल्चर सीख सके। ड्रैकुला हार्कर को अपना कासल दिखाता है जो कि काफ़ी बड़ा था और उसका कहना था कि इस कासल को पेट्रोवियो द विडोअर ने बनाया है, जो कि एक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट था। इस जगह पे ढेर सारी मक्खियाँ थी और पूरे कासल में एक भी मिरर नहीं थी। ड्रैकुला हार्कर की एक छोटी सी मिरर को भी बहुत ही तेज़ी से तोड़ देता है, जिससे हार्कर की हैंड में कट आता है। हार्कर का खून देखकर ड्रैकुला एक मॉन्स्टर की तरह हिस करता है और वो फौरन यहाँ से चला जाता है। इसके ठीक बाद हार्कर को कासल में एक औरत भी दिखती है जो कि कासल की खिड़कियों से लटक रही थी और वो शायद हार्कर से मदद मांग रही थी। खैर, हार्कर को जल्द ही नींद आ जाती है और सपने में वो मीना को देखता है जो कि उसके काफ़ी करीब थी, लेकिन अचानक मीना ड्रैकुला में तब्दील हो जाती है और हार्कर का एक अच्छा सपना नाइटमेयर में तब्दील हो गया था। सुबह उठने के बाद हार्कर को विंडो स्क्रैच दिखती है और इस स्क्रैच से हेल्प मी लिखा हुआ था। हार्कर कासल में उस अनजान औरत को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन ये कासल इतना बड़ा था कि हार्कर खुद यहाँ खो जाता है। शाम को ड्रैकुला वापस आता है और अब वो एकदम प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहा था विद ब्रिटिश एक्सेंट। इतना ही नहीं, ड्रैकुला कॉम्पेरेटिवली यंग भी दिख रहा था और वो हार्कर से उसकी फियोंसे मीना के बारे में बातें करता है, जबकि हार्कर ने ड्रैकुला को मीना के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ड्रैकुला जवान होते जा रहा था और हार्कर काफ़ी कमज़ोर हो रहा था। हम व्यूअर्स यहाँ समझ पाते हैं कि ड्रैकुला हार्कर का खून पी रहा है, जिस वजह से वो उसकी लैंग्वेज, मेमोरी और यूथ को उससे छीन पा रहा है और वहीं हार्कर ये सब कुछ खो रहा था। अपनी बची खुची ताकत से हार्कर दिन के वक्त कासल की छानबीन करता था और एक दिन उसे इस कासल में कई बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें थी।
इन बॉक्सेस के अंदर से अजीब से अनडेड क्रीचर्स बाहर निकलते हैं जो कि हार्कर पे अटैक कर देते हैं और भागते हुए हार्कर एक कमरे में पहुंचता है जिसमें ड्रैकुला की कब्र थी। ये अनडेड ओमोआरा माँ बोल रहे थे जो कि एक रोमानियन वर्ड है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है किल मी। और इस सीन में हार्कर बेहोश हो जाता है। होश में आने पे हार्कर खुद को हॉल में पाता है और वहाँ उसके साथ ड्रैकुला था जो कि अब एकदम जवान हो गया था। ड्रैकुला हार्कर को 3 लेटर्स लिखने को बोलता है टू मीना और यहाँ हार्कर को अब मीना भी याद नहीं थी। पहली लेटर में ये लिखना था कि हार्कर का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और वो कासल से 1 हफ्ते में निकल जाएगा। दूसरे लेटर में ये लिखना था कि हार्कर का काम खत्म हो चुका है और वो नेक्स्ट डे कासल से निकलेगा। और तीसरे लेटर में हार्कर को ये लिखना था कि वो कासल से निकल के बिस्त्रिस पहुंच गया है। ड्रैकुला हार्कर से ये सब इसलिए लिखवा रहा था ताकि लंदन में मीना को शक न हो और वो हार्कर को खोजने बिस्त्रिस जाए क्योंकि ड्रैकुला हार्कर को जान से मारने वाला था। इस सीन में हार्कर को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और हम भी देख पाते हैं कि ड्रैकुला के हाथ में एक बैग थी जिसके अंदर शायद एक बच्चा था। हार्कर अब समझ गया था कि वो मरने वाला है और इसीलिए वो इस कासल की मैप ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। हार्कर को याद आता है कि कासल का आर्किटेक्ट पुत्रोवियो एक आर्टिस्ट भी था एंड एन आर्टिस्ट ऑलवेज विशेस टू बी अंडरस्टूड। इसीलिए हार्कर पुत्रोवियो के वाइफ के पोर्ट्रेट को सर्च करता है और उस पोर्ट्रेट के पीछे हार्कर को कासल की मैप मिल जाती है। इस मैप में कासल की कई शॉर्टकट्स थी जिनके बारे में शायद ड्रैकुला को खुद भी पता ना हो। हार्कर इस मैप की मदद से एक सीक्रेट दरवाज़ा डिस्कवर करता है जो कि पुत्रोवियो के पोर्ट्रेट के पीछे थी और इस सीक्रेट डोर के अंदर एक कमरा था। कमरे में वही औरत थी जिसे हार्कर ने कासल की खिड़कियों पे देखा था और ये औरत ड्रैकुला की ब्राइड थी। इस औरत का कहना था कि ड्रैकुला उसे बस छोटे मोटे जानवर और बच्चे खाने को देता है लेकिन आज वो हार्कर का खून पिएगी। हार्कर इस वैम्पायर को क्रॉस दिखाता है जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है और ये वैम्पायर हार्कर पे अटैक कर देती है। इस अटैक से हार्कर बेहोश हो जाता है और होश में आने पे वो खुद को एक बॉक्स में पाता है जिसमें एक वैम्पायर बच्चा भी था। ड्रैकुला हार्कर को बॉक्स से बाहर निकालता है और बाहर आने पे हार्कर उस वैम्पायर को मृत देख पाता है क्योंकि ड्रैकुला ने उसके हर्ट में एक स्टेक डाल दिया था। ड्रैकुला का कहना था कि वो एक वक्त पे सिर्फ 3 ब्राइड्स रखता है और वो रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ड्रैकुला इंग्लैंड इसलिए जाना चाहता है ताकि वो इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड लोगों से मिलकर उनका खून पी सके। ड्रैकुला हार्कर को कासल के छत पे ले आता है जहां वो उसे मारने वाला था। हार्कर ड्रैकुला को उसकी जान बख्श देने को कहता है और बदले में ड्रैकुला उससे प्रॉमिस करने को बोलता है कि वो कभी भी किसी को ड्रैकुला के बारे में ना तो बताएगा ना ही उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा। हार्कर स्टेटमेंट का ठीक उल्टा प्रॉमिस करता है यानी कि वो ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करेगा और इस बात को सुनते ही ड्रैकुला हार्कर की गर्दन तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दिस सीन वॉज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि हार्कर तो फिलहाल कॉन्वेंट में नन्स के पास अपना बयान दे रहा था और सडनली हम व्यूअर्स को स्ट्राइक करता है कि हार्कर एक वैम्पायर या फिर अनडेड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टर अगाथा कहती है कि हार्कर ना तो सांस ले रहा है ना ही उसकी दिल की धड़कन चल रही है। ड्रैकुला वाली बुक में हार्कर ने सिर्फ ड्रैकुला को प्रेज किया था लाइक ड्रैकुला इज माई गॉड इत्यादि और उसका शरीर इसी वजह से सड़ रहा है। हार्कर अब तक प्रॉपर वैम्पायर में कन्वर्ट नहीं हुआ था एंड ही इज अनडेड। अब यहाँ बस सवाल ये था कि हार्कर को मारने के बाद ड्रैकुला ने उसे बाकियों की तरह एक बॉक्स के अंदर क्यों नहीं बंद किया। इस सवाल पे हार्कर का कहना था कि मरने के बाद वो अनडेड बन के वापस जिंदा हुआ था। जिंदा होने के बाद वो ड्रैकुला के सामने ही कासल की छत से कूद गया था और उसके ऐसा करने से ड्रैकुला जोरों से चिल्लाया भी था। कासल के नीचे रिवर थी जिसमें बह के वो समुद्र में गया और वहाँ हार्कर को कुछ मछुआरों ने पकड़ा जो कि उसे इस कॉन्वेंट तक लेकर आए। हार्कर जब कासल की छत से कूदा था तो ड्रैकुला जोरों से इसीलिए चिल्लाया क्योंकि ड्रैकुला के फेस पे हार्कर के क्रॉस से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई थी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट ये आती है कि सिस्टर अगाथा के साथ जो दूसरी सिस्टर बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि मीना थी। जी हाँ दोस्तों, हार्कर की मेमोरी चली गई थी जिस वजह से वो अपनी फियांसे मीना को पहचान नहीं पाया और मीना हार्कर से ही उसकी पुरानी कहानी सुनना चाहती थी। मीना का कहना था कि नो मैटर व्हाट वो हार्कर को ही अपनाएगी, लेकिन अचानक इन पे चमगादड़ अटैक कर देते हैं। इस अटैक में मीना के सर से खून निकलता है और हार्कर इस खून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। मीना को खुद से बचाने के लिए हार्कर अपने ही हर्ट में स्टेक डाल देता है ताकि वो मारा जाए।
मीनवाइल इस कॉन्वेंट की सारी नन्स कॉन्वेंट के मुख्य द्वार पे जाती है जहां एक वुल्फ था। ये वुल्फ ड्रैकुला में कन्वर्ट होता है और इस कॉन्वेंट की सारी नन्स स्टेक निकालती है। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को टॉन्ट करती हैं क्योंकि वो बिना परमिशन या इनविटेशन के अंदर नहीं आ सकता था और वो ड्रैकुला को चिढ़ाने के लिए उस पर अपनी खून की छींटें भी मारती है। ड्रैकुला बाकी नन्स को ऑफर करता है कि अगर कोई भी नन उसे अंदर इनवाइट करती है तो वो उस नन को इमॉर्टैलिटी देगा और बाकियों को मार डालेगा, लेकिन कोई भी नन उसे अंदर नहीं बुलाती है। ड्रैकुला सिस्टर अगाथा के खून की छींटों को टेस्ट करता है और वो उनका पूरा नाम बताता है, विच वॉज अगाथा वैन हेल्सिंग। सिस्टर अगाथा का कहना था कि बाकी सिस्टर्स को प्रे करना होगा ताकि वो लोग इस दरिंदे से निपट सके और इसी दौरान ड्रैकुला इस कॉन्वेंट की दीवारों पे चढ़ के हार्कर के कमरे की खिड़की पे जाता है जहां हार्कर अब तक मरा नहीं था। ड्रैकुला का कहना था कि कोई भी वैम्पायर खुद को स्टेक मार के नहीं मर सकता है और यही वजह है कि हार्कर अब तक जिंदा है। ड्रैकुला कैन हेल्प हिम डाई अगर हार्कर उसे कॉन्वेंट के अंदर इनवाइट करे। इन बातों को सुनकर हार्कर ड्रैकुला को अंदर बुला लेता है और अंदर आते ही ड्रैकुला नन्स को मारना शुरू करता है। ड्रैकुला नन्स पे वुल्फ से भी अटैक करवाता है और इन अटैक्स के दौरान अगाथा और मीना एक सीक्रेट चेम्बर में छुपते हैं जहां अगाथा बाइबल की पेजेस से एक सर्कल बनाती है। ड्रैकुला इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन इस कमरे में ड्रैकुला की जगह हार्कर आता है। हार्कर बहुत ही जख्मी था और मीना उसे इस हालत में देखकर सर्कल के अंदर बुलाती है। मीना के ऐसा करते ही हार्कर अपनी मास्क हटाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ड्रैकुला यहाँ हार्कर को मारकर उसका स्किन पहने हुए था। जी हाँ दोस्तों, अब वो बहुत ही आसानी से मीना और अगाथा को मार सकता था और पहली एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ ड्रैकुला सीरीज के दूसरे एपिसोड का नाम है ब्लड वेसल और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ड्रैकुला और सिस्टर अगाथा को चेस खेलते हुए बातें करते देख पाते हैं। ड्रैकुला बताता है कि वो डिमेटर शिप से इंग्लैंड की ओर बढ़ने का प्लान कर रहा था और इस शिप पे उसने अपने 50 ताबूत लोड करवाए थे जिनमें ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी थी। इस शिप के कैप्टन का नाम यूरी सोकोलोव था और इस शिप पे कई और पैसेंजर्स भी थे जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले शिप पे एक बंदा आता है जो कि अपना नाम पॉइटर बताता है और पॉइटर इस शिप का कर्मचारी था। अब इस बंदे का असली नाम पॉइटर नहीं था क्योंकि एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम रियल पॉइटर को मरते देख पाते हैं जो कि एक वैम्पायर में तब्दील हो रहा था, यानी कि उसका शिकार ड्रैकुला नहीं किया होगा। ये बंदा अपना नाम पॉइटर इसलिए बताया क्योंकि वो शिप पे पॉइटर की जगह लेकर दुनिया घूमना चाहता था। खैर, पॉइटर के बाद शिप पे ऑलगरेन नाम का बंदा आता है जिसका एक हाथ कटा हुआ था और ऑलगरेन भी इस शिप का वर्कर था। ऑलगरेन के बाद इस शिप पे लॉर्ड रुथविन और उनकी न्यूली वेडेड वाइफ डोराबेला आती है जिनको अडीसा स्कॉट कर रहा था। इनके बाद शिप पे डॉक्टर शर्मा और उनकी बेटी यामिनी भी आती है और ये दोनों इंडिया से थे। यामिनी डेफ और डम्ब थी जिस वजह से वो डॉक्टर शर्मा से इशारे में बातें करती थी। डॉक्टर शर्मा को हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में एक अनडेड को इनकाउंटर करते देखा था और शायद उसी हाथापाई में उनके चेहरे पे खरोंच आ गई थी। इन सब के अलावा शिप पे और भी कई पैसेंजर्स एंड वर्कर्स थे जिनके बारे में हम कहानी में सही समय पे जानते रहेंगे। तो शिप के चलते ही हमें पता चलता है कि यहाँ एक रूम नंबर 9 था जिसके अंदर कैप्टन के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। यहाँ हम व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि कमरे के अंदर शायद ड्रैकुला अपने कब्र में होगा एज इट इज इन द नॉवेल, लेकिन यहाँ पे ड्रैकुला शिप पे सभी के सामने एज ए पैसेंजर ट्रैवल कर रहा था। रात के वक्त ड्रैकुला अपने मुंह से फॉग वगैरह छोड़ता है जिससे शिप के चारों तरफ धुंध फैल जाती है। तो डिनर के वक्त ड्रैकुला सभी के साथ डिनर रूम में जाता है और वहाँ हमें कुछ बातें पता चलती है। लाइक एडिसा लॉर्ड रुथविन से प्यार करता था एंड ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि लॉर्ड रुथविन ने अपने फिनेंशियल फायदे के लिए डोराबेला से शादी कर ली थी। ड्रैकुला की मुलाकात यहाँ ग्रैंड डचेस वलेरिया से होती है और ड्रैकुला उन्हें इम्प्रेस कर रहा था। वलेरिया जर्मन में भी बातें करती थी और उनसे जर्मन में बातें करने के लिए ड्रैकुला शिप के एक वर्कर का खून पी लेता है जिसे जर्मन आती थी। इसके बाद ड्रैकुला वलेरिया को डांस करने बुलाता है और यहाँ हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि ड्रैकुला ने वलेरिया के साथ तब भी डांस किया था जब वह जवान थी। फिलहाल वो रॉयल ब्लड को चखने के लिए वलेरिया का खून पी के उन्हें मार डालता है। तो अगली सुबह शिप के कैप्टन को पता चलता है कि जहाज से एक वर्कर और वलेरिया गायब हो चुके हैं और उनके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ड्रैकुला के फॉग की वजह से शिप पे दिन में भी सनलाइट नहीं आ पा रही थी और ड्रैकुला आसानी से इधर उधर घूम पा रहा था।
वो यहाँ के लोगों के साथ सोशलाइज हो रहा था एंड ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। शिप के एक वर्कर का कहना था कि इस शिप पे जरूर किसी ने काला जादू या फिर टोटका वगैरह किया है, लेकिन लोग उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। उस रात लॉर्ड रुथवन की पत्नी डोराबेला शिप के डेक्स पे घूम रही थी और वहाँ उनकी मुलाकात ड्रैकुला से होती है। ड्रैकुला डोराबेला को काइंड ऑफ सेड्यूस करते हुए उनका खून पी जाता है और इस दृश्य को यामिनी देख लेती है। तो अगली सुबह शिप से डोराबेला भी गायब थी और सभी लोग इस पूरे शिप को सर्च करते हैं। लोग इस शिप के रूम नंबर 9 को भी सर्च करना चाहते थे, लेकिन कैप्टन का कहना था कि उस कमरे में एक बीमार इंसान के अलावा और कोई नहीं है। लोगों के प्रेशर में कैप्टन को रूम नंबर 9 भी सर्च करना पड़ता है, लेकिन वो ये सर्च अकेले करते हैं एंड एज ऑलवेज उनका कहना था कि इस कमरे में पेशेंट के अलावा और कोई नहीं है। धीरे धीरे लोगों को यकीन हो गया था कि इस शिप पे कोई कातिल ज़रूर है और वो लोग एकदम सतर्क हो गए थे। अब इस शिप पे 7 डिफरेंट पैसेंजर्स थे। उन सभी की शिप पे आने की एक वजह थी। उन सबको किसी मिस्टर बलाउर ने यहाँ आने को कहा था, जो कि उन सब का एक साइलेंट स्पॉन्सर था। दोस्तों, ड्रैकुला शब्द का अर्थ होता है ड्रैगन और ड्रैगन को रोमानियन में बलाउर कहते हैं, यानी कि मिस्टर बलाउर और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला खुद था और उसने इन शिप के पैसेंजर्स को बहुत ही सोच समझकर चुना था। ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्रैकुला इन सब का खून पीने वाला था और उसके ऐसा करने से ड्रैकुला को डिफरेंट ऑरिजिन के लोगों की ट्रेड्स पता चल जाती, जिससे वो इंग्लैंड या फिर वर्ल्ड में कहीं भी लोगों के साथ अच्छे से मिंगल हो सकता था। मोरओवर, ड्रैकुला खून को वाइन की तरह ट्रीट करता था और उसे हमेशा टॉप क्वालिटी की वाइन चाहिए होती थी। एनीवेज, इस शिप का वर्कर डेक पर से गिर जाता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है और ड्रैकुला को उसका खून देखने के बाद कंट्रोल नहीं होता। वो किसी तरह अपने मॉन्स्टर वाले रूप को छिपाता है और मौका मिलते ही ड्रैकुला उसका खून भी पी जाता है। वर्कर के मरने से सभी लोग डर गए थे और वो अब रूम नंबर 9 के अंदर जाना चाहते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोरी में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है, जिसका शायद हम में से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ड्रैकुला ये सब कहानी सिस्टर अगाथा को सुना रहा था और ये सब सिस्टर अगाथा की मोस्टली एक ड्रीम थी, क्योंकि रूम नंबर 9 में और कोई नहीं बल्कि बीमार सिस्टर अगाथा पड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला उन्हें ही इस कमरे में रखवाया था ताकि वो धीरे धीरे करके उनका खून पी सके और उनके ड्रीम्स में ड्रैकुला उनसे बातें करता था। ड्रैकुला के हिसाब से सिस्टर अगाथा एक विंटेज वाइन की तरह थी, जिसे एक बार में पीकर खत्म नहीं किया जाता है। जब शिप के सभी लोग रूम नंबर 9 में जाते हैं तो ड्रैकुला वहाँ सिस्टर अगाथा के साथ मौजूद था और वो लोगों के कत्लों का इल्ज़ाम सिस्टर अगाथा के सर पे डाल देता है। शिप के कई लोग ड्रैकुला की बात मान भी जाते हैं और ऐसे में वो सभी अगाथा को फांसी पे लटकाने का सोचते हैं। शिप का कैप्टन सोकोलोव लोगों को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एक कमजोर औरत इतने लोगों को नहीं मार सकती, लेकिन ड्रैकुला लोगों को इतना भड़काता है कि सभी सिस्टर अगाथा को मार डालने के लिए तैयार थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टर अगाथा अपने मुंह में कट लगाती है, जिससे उनके मुंह से खून निकलता है और वो इस खून को ड्रैकुला के ऊपर थूकती है। खून देखते ही ड्रैकुला कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। सभी लोग अपने फिंगर्स या फिर आयरन वगैरह से क्रॉस बनाते हैं और क्रॉस की वजह से ड्रैकुला को भागना पड़ जाता है। वहीं लॉर्ड रुथवन ड्रैकुला के सपोर्ट में था, क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैकुला उसे इमॉर्टैलिटी देगा और वो ड्रैकुला की मदद से डॉक्टर शर्मा और उनकी बेटी यामिनी को घेर लेता है। यामिनी एक जहर खाकर मर जाती है और डॉक्टर शर्मा को लॉर्ड रुथवन गोली मार देता है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ड्रैकुला मरे हुए लोगों का खून नहीं पीता और उसे डॉक्टर शर्मा का खून पीना था, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे और इंडिया से थे। पर अब वो ऐसा नहीं कर सकता था और इसी गुस्से में वो लॉर्ड रुथवन को ही मारकर उसका खून पी जाता है। मीनवाइल शिप के लोगों को सिस्टर अगाथा बताती है कि ड्रैकुला अपनी ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी वाली बॉक्सेस में ही रेस्ट करता होगा और सभी लोग मिलकर इन बॉक्सेस को समुद्र में फेंकने लगते हैं। ये लोग एक बॉक्स बचा लेते हैं ताकि जब ड्रैकुला इस बॉक्स में रेस्ट करने आए तो वो उसे पकड़ सके। ये लोग शिप पे बाइबल की पेजेस से एक सर्कल भी बनाते हैं, जिसके अंदर ड्रैकुला नहीं आ सकता था और अब वो लोग ड्रैकुला के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। इन सब के दौरान लोगों को ये भी शक होता है कि मे बी ड्रैकुला ने पॉइटर को मारकर उसका रूप लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फाइनली ड्रैकुला इनके सामने आता है और अडीसा को ऐसा लगता है कि वो पिस्टल से ड्रैकुला को मार पाएगा।
अडीसा के अंदर बहुत गुस्सा था क्योंकि ड्रैकुला ने उसके लव लॉर्ड रुथवन को मार डाला था और अडीसा इस सर्कल से बाहर निकलकर ड्रैकुला को शूट करता है। ड्रैकुला को गोलियों से कुछ नहीं होता और वो अडीसा को मार डालता है। सभी लोग मिलकर ड्रैकुला पे अटैक कर देते हैं और सिस्टर अगाथा उसके शरीर में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से ड्रैकुला समुद्र में कूद जाता है और लोगों को लगता है कि ड्रैकुला मारा गया। तो इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद सिस्टर अगाथा का कहना था कि वो इन्फेक्टेड हैं और ये शिप कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंचनी चाहिए वरना वहाँ के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए वो इस शिप में ब्लास्ट करके इसे डुबा देने का प्लान बनाती है। पॉइटर और ऑल्गरिन एक लाइफ बोट में शिप से उतर जाते हैं और कैप्टन सोकोलोव भी सिस्टर अगाथा के साथ अपने शिप के साथ डूबना चाहते थे, लेकिन तभी सोकोलोव पे ड्रैकुला अटैक करता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि ड्रैकुला शिप के नीचे से स्विम करते हुए दूसरी तरफ से ऊपर आ गया था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से पूछती है कि अगर वो 2 दिन से शिप पे था तो वो आखिर रेस्ट कहाँ कर रहा था, और इस पॉइंट पे ड्रैकुला रिवील करता है कि 50 बॉक्सेस के अलावा उसने अपने बेड के नीचे भी ट्रांसिल्वेनियन मिट्टी रखी थी और वो वहीं रेस्ट कर रहा था। सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को अपनी बातों में फंसाती है और जख्मी कैप्टन सोकोलोव इस शिप में एक ब्लास्ट करते हैं जिससे ये शिप डूबने लगती है। शिप के डूबते वक्त ड्रैकुला अपनी आखिरी ताबूत में चला जाता है और हम भी उसे इस ताबूत को समुद्र की गहराई में डूबते देख पाते हैं। इसके अगले सीन में ड्रैकुला ताबूत तोड़कर बाहर आता है और वो सी शोर के एकदम नज़दीक था। वो पानी से चलकर बाहर निकलता है और उसके बाहर आते ही वहाँ चॉपर्स वगैरह आती है जो कि उस पर लाइट डालती है। ड्रैकुला के सामने कुछ SUVs के साथ मॉडर्न गन्स वाले लोग थे जो उसे घेर लेते हैं। इन सब के बीच हम सिस्टर अगाथा को आते देख पाते हैं जो कि हमारे जमाने की ड्रेस पहनी हुई थी और वो कुछ ऐसा बोलती है, वेलकम टू इंग्लैंड काउंट ड्रैकुला, व्हाट केप्ट यू। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एपिसोड 2 के लास्ट में हम व्यूअर्स क्लियर समझ पाते हैं कि ड्रैकुला किसी तरह 1897 से हमारे टाइम में आ गया है एंड दैट इज 21st सेंचुरी। और ये सब आखिर कैसे हुआ इसके बारे में हमें एपिसोड 3 में पता चलेगा। मैं एपिसोड 3 और इस सीजन से रिलेटेड थियरीज पे एक अलग वीडियो लाऊंगा जो कि आपको परसों या फिर तरसों तक मिल जाएगी। नाउ पहली 2 एपिसोड्स में हमें ड्रैकुला के बारे में काफी कुछ पता चला, जैसे कि ड्रैकुला क्रॉस से डरता है, वो बिना परमिशन घर के अंदर नहीं आ सकता, वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकता, वो सिलेक्टेड लोगों का ही खून पीता है इत्यादि। एपिसोड 2 के एक सीन में सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से पूछती है कि वो इतना पावरफुल होते हुए भी इन छोटी छोटी चीज़ों से क्यों डरता है, और इस पर ड्रैकुला का कहना था कि पिछले 400 सालों में उसने कई लोगों का खून पिया है और उनमें से ज़्यादातर लोग भगवान या फिर क्रॉस से डरते हैं। अब ड्रैकुला जिसका भी खून पीता है उसकी ट्रेड्स एंड मेमोरीज उसके अंदर आ जाती है और यही वजह है कि ड्रैकुला भी क्रॉस से इतना ज़्यादा डरने लगा। तो दोस्तों थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में हम 1897 की वो सीन देख पाते हैं जहां ड्रैकुला सिस्टर अगाथा और मीना को मार के उनके सामने पहुंच चुका था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिस्टर अगाथा ड्रैकुला को ये प्रपोज करती है कि वो मीना को छोड़ दे, बदले में ड्रैकुला सिस्टर अगाथा का खून पी सकता है। अगर ड्रैकुला मीना को चोट पहुंचाएगा तो सिस्टर अगाथा खुद को मार लेंगी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं ड्रैकुला मरे हुए इंसान का खून नहीं पीता है। तो ड्रैकुला इस प्रपोजल को मान गया था और मीना की जान बच गई थी। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट डे, ड्रैकुला अब भी चॉपर्स वगैरह से घिरा हुआ था और हम भी उसको पता चलता है कि वो तकरीबन 123 साल से पानी के अंदर ही था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1897 से 123 ईयर्स कैलकुलेट करेंगे तो ड्रैकुला करेंटली 2020 में था और वो लोगों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को देखकर दंग था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सिस्टर अगाथा जैसी दिखने वाली औरत का नाम जोई वैन हेल्सिंग था और सिस्टर अगाथा जोई की ग्रेट ग्रेट आंट थी। ड्रैकुला यहाँ इन पे चमगादड़ों से हमला करवा देता है और इसी दौरान वो इस जगह से भाग निकलता है। इसके अगले सीन में हम ड्रैकुला को किसी कपल के घर में देख पाते हैं जहां वो एक इंसान को अपना शिकार बनाकर फ्रिज में बंद कर दिया था। उस इंसान की पत्नी ड्रैकुला से डर रही थी और उसी वक्त जोई वैन हेल्सिंग की टीम यहाँ पहुंच जाती है। जो इस घर के रूफ वगैरह तुड़वा देती है ताकि ड्रैकुला सनलाइट से बचने के लिए उनके द्वारा दी गई बॉक्स में चला जाए, लेकिन ड्रैकुला घर में छिपने की कोशिश करता है। जोई ड्रैकुला को ढूंढने घर के अंदर आती है और ड्रैकुला उन पे हमला करके उनका खून पीने लगता है। लेकिन दोस्तों जोई का खून पीते ही ड्रैकुला को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है।
होश में आने पे ड्रैकुला खुद को एक ताबूत में कैद पाता है जिसे किसी रिसर्च लैब में ले जाया जा रहा था। इस लैब में जोनाथन हार्कर की तस्वीर थी एंड ड्रैकुला वाज कंफ्यूज्ड कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीना 1897 में बच गई थी और वहां से बचने के बाद ही उसने इस लैब की स्थापना की थी। आपको याद होगा कि जोनाथन हार्कर मीना का फियांसे था और इसीलिए मीना ने उसके याद में इस लैब को एस्टैब्लिश किया था जिसे कई कंपनीज आज के डेट में फंड कर रही थी और इसी फंड के कारण इस पूरे फाउंडेशन का नाम जोनाथन हार्कर फाउंडेशन था। एनीवेज, यहाँ से सीन चेंज होकर एक बंदे पे फोकस करती है जिसका नाम जैक था और जैक को बार बार जोनाथन हार्कर फाउंडेशन से कॉल आ रही थी। जैक इस कॉल को इग्नोर करता है और वो अपने दोस्तों की पार्टी में जाता है जहाँ लूसी नाम की एक लड़की थी। दोस्तों, लूसी वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ केयरफ्री मॉडर्न टीनेजर जिसे अपनी जिंदगी में बस एंजॉयमेंट चाहिए होती है। और अगर आपको याद हो तो ड्रैकुला नोवेल में भी 1897 वाली लूसी को कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया था। खैर, जैक लूसी को पसंद करता था लेकिन लूसी इस पार्टी में क्विंसी नामक बंदे को किस वगैरह कर रही थी जो कि उसे इंगेजमेंट के लिए प्रपोज भी करता है। लूसी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है जिससे जैक वाज हार्ट ब्रोकन और इसी वजह से वो फाइनली जोनाथन हार्कर फाउंडेशन की कॉल एक्सेप्ट करता है जो कि उसे अपने फैसिलिटी में बुला रहे थे। जैक जोनाथन हार्कर फाउंडेशन पहुंचता है जहां ड्रैकुला की वीडियो फीड चल रही थी और इस वीडियो फीड को देखकर हम भी समझ पाते हैं कि आखिर ड्रैकुला 123 साल बाद कैसे जागा। दरअसल इसी फाउंडेशन के लोगों को डीप सी डाइविंग के दौरान ड्रैकुला की ताबूत मिली थी और उन्होंने इस ताबूत को खोल दिया। ताबूत के खुलते ही ड्रैकुला एक डाइवर की उंगली काट लिया था और थोड़ा खून मिलने की वजह से वो जिंदा होकर वापस सतह पे आया। डाइवर का कहना था कि ड्रैकुला किसी तरह के रिस्टोरेटिव कोमा में था और उसकी एक गलती की वजह से ड्रैकुला कोमा से बाहर आ चुका है। अब जोनाथन हार्कर फाउंडेशन के लोगों को पता था कि ड्रैकुला वापस सतह पे जरूर आएगा, इसलिए वो पहले से ही बीच पे उसका इंतजार कर रहे थे। नाउ आई नो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जैक को यहाँ क्यों बुलाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि जैक की ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर थी और इसी वजह से उसे इस जगह पे बुलाया गया था। खैर, ड्रैकुला फाइनली इस फाउंडेशन की कस्टडी में था और डॉक्टर जो ड्रैकुला का ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करती है। डॉक्टर जो की निडल ड्रैकुला की स्किन को पियर्स नहीं कर पाती है और ड्रैकुला खुद अपने नाखून से अपने हैंड को कट करके उन्हें अपना ब्लड सैंपल देता है। ड्रैकुला का कहना था कि ब्लड इज लाइफ और वो किसी के ब्लड को रीड करके उनके बारे में सब कुछ जान सकता है। ड्रैकुला जोई के बारे में काफ़ी कुछ बताता है, लाइक शी इज़ क्लेवर, लवलेस, चाइल्डलेस इत्यादि। और यहाँ हम व्यूअर्स को एक बहुत ही खास बात पता चलती है विच वॉज जोई को कैंसर था। जी हाँ दोस्तों, यही वजह थी जिसके कारण ड्रैकुला जोई का खून पीने के बाद उल्टी करने लगा था, क्योंकि जोई का खून उसके लिए पॉइजन की तरह था। तभी वहाँ एक फ्रैंक नाम का बंदा आता है जो कि ड्रैकुला का न्यू लॉयर था और ड्रैकुला फ्रैंक को स्काइप करके यहाँ बुलाया था। फ्रैंक की कंपनी काफ़ी पुरानी थी और इस कंपनी के साथ ड्रैकुला ने 1896 में काम किया था, जिस वजह से आज ड्रैकुला के पास इंग्लैंड में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। फ्रैंक डॉक्टर जोई को ड्रैकुला के राइट्स के बारे में बताता है जिसके अनुसार ड्रैकुला को कैद नहीं किया जा सकता और वो ड्रैकुला को यहाँ से ठीक सनसेट के टाइम पे छुड़ा कर ले जाता है। डॉक्टर जोई ड्रैकुला के आज़ाद होने से काफ़ी परेशान थी और इन चीज़ों को ढंग से समझने के लिए वो ड्रैकुला के सैंपल ब्लड को पी लेती है। ऐसा करते ही डॉक्टर जोई काइंड ऑफ सिस्टर अगाथा की मेमोरी से सिंक हो जाती है और उन्हें 1897 में हुई घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला कार में था और इस कार में जैक की फ़ोन थी जिस पे लूसी की कॉल आती है। ड्रैकुला लूसी से बात करता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ड्रैकुला लूसी के साथ टेक्सटिंग वगैरह करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और वो टिंडर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने नेक्स्ट विक्टिम्स को चूज़ कर रहा था। यहाँ एक सीन में हम व्यूअर्स ड्रैकुला को एक्सरसाइज करते भी देख पाते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में लोगों का खाना भी उनके घर तक डिलीवर करवाया जाता है, विच मेक्स अस लेजी। खैर, ड्रैकुला लूसी को अपने पास बुलाकर उसका खून पीता है और लूसी भी खुशी खुशी ड्रैकुला का डिनर बन रही थी। ड्रैकुला लूसी को अपनी नेक्स्ट ब्राइड बनाना चाहता था और ये दोनों ग्रेवयार्ड के पास हैंग आउट कर रहे थे। ग्रेवयार्ड में ड्रैकुला लूसी को अनडेड लोगों की हरकतें फील करवाता है और यहाँ एक अनडेड बच्चा लूसी को ब्लूफर लेडी बोलते हुए उसे पीकाबू खेलने बोल रहा था। लूसी वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई ऑल दीज, लेकिन वो धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी। लूसी को देखने जैक उसके घर पे आता है और वो लूसी के गर्दन पे बाइट मार्क्स देख पाता है।
जैक फौरन ही डॉक्टर जोई वैन हेल्सिंग को मदद के लिए विजिट करता है और हम भी उस डॉक्टर जोई को काफ़ी बुरे हालत में देख पाते हैं। डॉक्टर जोई कैंसर की वजह से मर रही थी और वो खुद से हार चुकी थी। वो ड्रैकुला वाले टॉपिक को भूल जाना चाहती थी और ऐसे में शी वॉज नॉट रेडी टू हेल्प एनीवन। डॉक्टर जोई के अंदर सिस्टर अगाथा की मेमोरी थी और ये मेमोरी उसे काफ़ी हिम्मत देती है। सिस्टर अगाथा से बातें करते वक्त डॉक्टर जोई को कुछ पता चलता है विच वॉज शॉकिंग, और इस बात को जानते ही वो फौरन ही ड्रैकुला से मिलना चाहती थी। ड्रैकुला के पास पहुंचने के लिए वो जैक की मदद लेती है और ये दोनों ड्रैकुला के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकुला लूसी को रात में विजिट करके उसका खून पीता है, जिससे लूसी की मौत हो जाती है। लूसी एक वैम्पायर बन के ड्रैकुला की ब्राइड बनने वाली थी, इसीलिए ड्रैकुला सजेस्ट कि वो अपने शरीर को जलने ना दे। लेकिन दोस्तों, लूसी के फ्यूनरल के बाद उसके शरीर को कास्केट सहित फर्नेस में डाल दिया जाता है, जो कि जल जाती है। इस दौरान लूसी वैम्पायर में पूरी तरह से तब्दील हो गई थी, लेकिन उसका शरीर भी काफ़ी जल गया था। वो जिंदा होकर सबसे पहले फर्नेस वाले बंदे को मारती है और इसके बाद वो खुद को मिरर में देखती है, जहां शी वॉज लुकिंग ऑल राइट। लूसी भी ड्रैकुला के घर की तरफ बढ़ने लगती है। ड्रैकुला के घर पे पहले जैक और डॉक्टर जोई पहुंचते हैं और जोई ड्रैकुला से रिडल्स में बातें करने लगती है। तभी वहां लूसी भी आती है और हम व्यूअर्स लूसी को उसके मिरर इमेज में एकदम सही देख पा रहे थे, लेकिन रियल में उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। जैक लूसी को उसकी रियलिटी एक सेल्फी क्लिक करवा के दिखाता है और अपने आप को जला देखकर लूसी एकदम टूट जाती है। शी वॉज नो मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग ड्रैकुला's ब्राइड और वो खुद को मार डालना चाहती थी। जैक लूसी को किस करता है और वो उसके शरीर में एक स्टेक डालता है, जिससे लूसी की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर जोई जैक को यहाँ से जाने बोलती है, क्योंकि वो ड्रैकुला से 1-on-1 बातें करना चाहती थी। ड्रैकुला से बातें करते हुए जोई अचानक से दौड़ती है और वो इस जगह के कर्टन्स को हटाती है, जिससे ड्रैकुला पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही ड्रैकुला चिल्लाना शुरू करता है और वो जानवरों की तरह आवाज़ निकालते हुए ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन इसके अगले ही सेकंड हम भी उस रियलाइज़ करते हैं कि ड्रैकुला को सनलाइट से कुछ हो ही नहीं रहा था और वो खुद भी इस बात से हैरान था। डॉक्टर जोई समझाती है कि ड्रैकुला का सनलाइट में ना आना, मिरर्स पे ना देख पाना, बिना इनविटेशन के घर में ना घुस पाना इत्यादि एक शाप नहीं, बल्कि ये सिर्फ हैबिट्स है। जी हाँ दोस्तों, इन हैबिट्स को फॉलो करते हुए ड्रैकुला भी रूल्स ऑफ द बीस्ट्स को मानने लग गया था, जबकि रियलिटी में उसे इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ सवाल ये था कि ड्रैकुला किसी न किसी चीज़ से डरता तो ज़रूर होगा, और इस बात पे डॉक्टर जोई का कहना था कि ड्रैकुला के सारे एंसेस्टर्स और रिलेटिव्स वॉरियर्स थे। ड्रैकुला के ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, सन एंड कजिन सभी वॉर में मारे गए थे, लेकिन ड्रैकुला एक डरपोक वॉरलॉर्ड था जो कि शैडोज में रहकर दूसरों की जान लेता था। ड्रैकुला का सारा खानदान वॉर हीरो से भरा हुआ था, बट नॉट ड्रैकुला। ड्रैकुला बाहर जाने से डरने लगा था, उसे कोई अपने यहाँ इनवाइट नहीं करता था और वो खुद को आईने में नहीं देख सकता था। वो बॉक्स ऑफ डर्ट में रहने लगा, जबकि ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ए वॉरियर्स ग्रेव। ड्रैकुला लूसी को भी इसीलिए पसंद किया क्योंकि वो मरने से नहीं डरती थी, जबकि ड्रैकुला को मौत से बहुत डर लगता है। ड्रैकुला क्रॉस से भी इसलिए डरता था क्योंकि क्रॉस साहस, त्याग और मरने की ताकत को दर्शाता है, जो कि ड्रैकुला के अंदर नहीं थी। सो बेसिकली ड्रैकुला अपने आप से शर्मिंदा था, जिस वजह से वो इन चीज़ों से दूर भागता था, और कई सेंचुरी से इन रूल्स को फॉलो करते हुए वो इसकी एक हैबिट बन गई थी। वो अंधेरे में रहकर लोगों का खून पीता था और उसका कर्ज बस इतना था कि ही वॉज अ बीस्ट। डॉक्टर जोई कहती है कि उनके अंदर मरने की हिम्मत है और वो कैंसर रिडन स्टेट में भी मौत को हंसते हुए गले लगाएंगी, जबकि ड्रैकुला हमेशा के लिए एक शर्मिंदगी भरी जिंदगी जिएगा। इस सीन के बाद ड्रैकुला सनलाइट में बाहर जाता है और वाकई में उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो सूर्य की रोशनी को काइंड ऑफ एम्ब्रेस करता है और इसके बाद वो जोई का खून पी जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो डॉक्टर जोई का खून ड्रैकुला के लिए जहर था और ये जहर ड्रैकुला के शरीर में फैलने लगता है। ड्रैकुला के विजन्स में वो वैन हेल्सिंग के साथ फिजिकली इन्वॉल्व था और रियलिटी में वो धीरे धीरे मर रहा था। फाइनली ड्रैकुला के अंदर मरने का साहस आ गया था और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स जोई के साथ साथ ड्रैकुला को भी मरते देख पाते हैं।